Good afternoon, everyone. Good afternoon. कोई भी प्रॉब्लम अभी तक में? राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल एंड राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी. कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए फटाफट से. चैट बॉक्स में लिखो. गुड आफ्टरनून प्रिया.
चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं विथ फर्दर राइट्स। तो अभी जो करना है दैट इज राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। ठीक है ना। तो राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर हमने अभी पहले देखा। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, जिसमें राइट ऑफ लीन था, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट था, राइट ऑफ रीसेल था एंड राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी था। ये चार राइट्स हमने देखे व्हेन व्हिच अनपेड सेलर इज हैविंग अगेंस्ट द गुड्स। अब हम अगेंस्ट द बायर देख रहे हैं। मतलब अब क्या होगा, जब गुड्स नहीं होते सेलर के पास तो फिर वो बायर से प्राइस कैसे रिकवर करेगा, है ना। मतलब बायर प्राइस नहीं दे रहा और गुड्स भी बायर के पास है, तो उस केस में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है गुड्स को वापस लेना, तो पोजेशन उसका लाना बड़ा मुश्किल है। तो फिर अब वो केस करेगा। अब केसेस की बात होगी। पहला आएगा सूट फॉर प्राइस। केस कर देगा बायर पे कि इसने मुझे प्राइस का पेमेंट नहीं करा, तो where the property and goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay the price, the seller can sue the buyer for the price. ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज suit for damages for non acceptance। मतलब बायर के पास डिलीवरी लेकर गए बट बायर refuses to accept and pay for the goods। बायर उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और पेमेंट भी नहीं कर रहा। सेलर कैन sue him for damages for non acceptance of the goods। अगर आपको damages for non acceptance के लिए केस करना है तो आप सेकेंड पॉइंट में केस करोगे, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट में केवल प्राइस ऑफ द गुड्स के लिए, सेकेंड पॉइंट में आप damages for non acceptance of the goods के लिए एक्सेप्ट, मतलब आप लेके गए गुड्स, डिलीवरी के चार्जेस लग गए आपके और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, प्राइस भी नहीं पे कर रहा और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा गुड्स को, तो भाई इतना जो डिलीवरी के एक्सपेंसेस हुए वो आप सेकंड पॉइंट में केस करें। suit for repudiation, where the buyer repudiates the contract before the date of delivery, the seller may wait till the date of delivery or may treat the contract as cancelled and sued for breach। तीसरे में रेपुडिएशन अगर हुआ है बायर की तरफ से, बायर ने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया डिलीवरी देने से, डिलीवरी ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी से पहले, तो फिर उस केस में seller can sue him for cancellation of the contract and treat the contract as repudiated। Last one is suit for interest। मान लो बायर ने डिलेड पेमेंट करा, पेमेंट करा तो सही लेकिन डिले करा, है ना। ड्यू डेट पर देना था लेकिन ड्यू डेट पर नहीं करा, किसी और डेट पर करा, तो इतने टाइम का जो भी इंटरेस्ट, डिले का जो भी इंटरेस्ट है वो सेलर रिकवर करेगा किससे, बायर से, बाय suing him for interest। जैसे लिखा हुआ है where there is a specific agreement between the seller and the buyer regarding interest on the price of the goods, the seller may claim it from the date when payment becomes due। If there is no specific agreement, the interest is payable from the date notified by the seller to the buyer। देखो अगर इस केस में दो पॉइंट्स है, अगर स्पेसिफिक एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट में जो भी कंडीशंस लिखी हुई है उस डेट से पेमेंट डेट तक आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा बायर को। अगर देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट, तो जब से सेलर ने नोटिस में डाला था ना कि बायर देखो अगर अभी भी प्राइस नहीं दिया ना तो कल से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, तो तब से लगना चाहिए। अगर स्पेसिफिक एग्रीमेंट है तो ड्यू डेट से लेकर के पेमेंट ऑफ डेट तक, पेमेंट ऑफ प्राइस तक का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन इफ देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट तो फिर सेलर ने जब से नोटिस दिया तब से लगेगा। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? आज बच्चे बड़े कम है क्यों भाई? आज खत्म होने वाला है चैप्टर हमारा। तो दिस वाज सेलर्स राइट। ये सेलर के राइट हैं, ये खत्म होते हैं यहाँ पे। सेलर के, अनपेड सेलर के दो राइट्स थे, अनपेड बोलूंगी, राइट अगेंस्ट द गुड्स
एंड अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द गुड में राइट्स ऑफ लीन है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, राइट ऑफ रीसेल है एंड राइट टू विद होल्ड डिलीवरी है। बायर के केस में अगेंस्ट द बायर सेलर के पास राइट है, सूट फॉर प्राइस है, सूट फॉर damages for non acceptance है, suit for repudiation of the contract है and suit for interest. Is it clear? डाउट है पूछ लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, so let's start with further provisions. अब आप पढ़ेंगे buyer's right, buyer's remedies या buyer's rights भी बोल सकते हैं आप, against the seller for breach of contract. अभी हम पढ़ रहे थे बायर ने गलत गलत किया, अब सेलर भी तो कर सकता है, तो व्हाट इज बायर्स रेमेडी अगेंस्ट द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है ना, बायर क्या क्या कर सकता है अगर सेलर ने कुछ ब्रीच करा तो फर्स्ट राइट इज सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। मतलब सेलर ने डिलीवरी नहीं दी तो बायर कैन सूट द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। क्या लिखा हुआ है? When the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue the seller for damages for non-delivery. This is in addition to buyer's right to recover the price. ये प्राइस के अलावा आप मतलब प्राइस, this is in addition to buyer's right to recover the price if already paid. अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं? अगर मान लीजिए बायर ने already price has been paid to the seller, price paid to the seller and seller refuses to deliver the goods. Obviously delivery आ जानी चाहिए थी, delivery नहीं दे रहा seller, तो buyer can sue the seller for delivery of the goods as well as for the refund of price. ये एडिशन है, एडिशन प्राइस के लिए तो करेगा ही, इसके अलावा डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी के लिए भी आपके ऊपर केस करेगा, प्राइस का रिफंड के लिए, प्राइस पेमेंट के लिए नहीं, प्राइस का रिफंड के लिए, अगर ऑलरेडी पे कर रहा है तो, नहीं तो नहीं। Suit for price, when the buyer has paid the price, the goods are not delivered to him, he can recover the amount paid, refund of price. Suit for specific performance, मान लीजिए goods ऐसे थे जो केवल मतलब उसका एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट था विद द बायर, सेलर और बायर के बीच में उस पर्टिकुलर आइटम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वो एक ही चीज है और वही सेलर देता है पूरे मार्केट में और उस बायर को वही चीज चाहिए। पेंटिंग है, कोई एमएफ हुसैन की पेंटिंग है, उसको वही पेंटिंग चाहिए, है ना, और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था बीच में। अब बायर बोल रहा है मुझे तो वही चाहिए, सेलर बोलता है आप मुझसे कॉम्पनसेशन ले लो, बायर बोलता है नहीं मुझे यही चाहिए, सेलर बोल रहा है मैं नहीं दे सकता, नहीं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था। तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी राइट होता है बायर का। क्या लिखा हुआ है? व्हेन द गुड्स आर स्पेसिफिक और असर्टेन, a buyer may sue the seller for specific performance of the contract and compel him to deliver the same goods. The court orders for specific performance only when the goods are specific or ascertained, and an order for damages would not be adequate money. Damages से काम नहीं चलेगा। बायर को सेलर बोल रहा है, सेलर बोलता है कि यार ऐसा करो, पैसा वैसा ले लो, ये गुड्स नहीं दे पाऊंगा, नहीं चलेगा। Specific performance is generally allowed where the goods are of special significance or value. Example, a rare painting, a unique piece of jewelry, etc. ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऐसी जगह पे ही ऑर्डर दिया जाता है बेसिकली कोर्ट के द्वारा जहां पर गुड्स का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कोई यूनिक चीज है, कोई विंटेज चीज है जो मिल नहीं सकती दोबारा, उन चीजों। नेक्स्ट है suit for breach of warranty.
वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी बाय द सेलर, तो डैमेजेस क्लेम करेगा ही बायर. और वेयर द बायर इलेक्ट्स और is compelled to treat the breach of condition as breach of warranty, the buyer cannot reject the goods. The buyer may set up the breach of warranty in diminution or extinction of the price payable by him or sue the seller for damages. बेसिकली ये बोल रहे हैं जब भी ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है या फिर बायर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना है अपनी इच्छा से, तो फिर ऑब्वियसली वो डैमेजेस क्लेम करेगा. रिजेक्शन की बात ही नहीं है, रिजेक्शन तो कर ही नहीं सकता, तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हो आप, ये बायर का राइट है. रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट, अगर सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को डिलीवरी डेट से पहले ही रेपुडिएट कर दिया था तो वो डैमेजेस के लिए क्लेम करेगा उससे. सूट फॉर इंटरेस्ट, स्पेशल डैमेजेस के लिए आप इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हो. एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा. देखिएगा क्या है. बायर्स राइट टू सूट फॉर इंटरेस्ट, एक स्पेशल डैमेजेस होते हैं. स्पेशल डैमेजेस मतलब एक तो होते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस. टाइप्स ऑफ डैमेज पढ़ाया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आपके अभी नहीं है. ऑर्डिनरी डैमेज मतलब जो एक प्राइमा फेसी देख करके आप डैमेज कैलकुलेट कर पाओ. फॉर एग्जाम्पल कि एक एग्जीबिशन थी, मेरी एग्जीबिशन थी 5 सितंबर को. उस एग्जीबिशन के लिए बाहर थी, ये मुंबई में मेरी एग्जीबिशन थी. उस एग्जीबिशन के लिए मेरे एक सर्टेन गुड्स आने थे, तो मैंने क्या किया, एक ट्रांसपोर्टेशन का जो भी वे था, वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिसाइड करा और उसको बोला कि भाई 5 तारीख तक मेरे गुड्स भिजवा देना. ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने 2 तारीख को ही कर लिया था. अब वो 5 तारीख को वो गुड्स ही नहीं आए. ठीक है ना. अब आप सोचो, देयर इज डबल लॉस. क्या, एक तो आपने ये जो गुड्स नहीं भिजवाए इसका आप लॉस दोगे आप मुझे. टाइम पर जो बोला था ड्यू डेट पर आपने मुझे डिलीवरी नहीं दी तो उसका लॉस देंगे. इसके अलावा जो उस मुंबई एग्जीबिशन में मेरे गुड्स एग्जिबिट होते और वहां मैं जो पैसा कमाती वो लॉस, दैट इज स्पेशल लॉस. अगर इस बात की जानकारी आप पहले से ही दे देते हो कॉन्ट्रैक्ट में कि देख भाई 5 तारीख को अगर तू गुड्स नहीं लाया ना तो ये जो एग्जीबिशन में मैं गुड्स लगाने वाली हूँ वो मैं नहीं लगा पाऊंगी और वो लॉस भी मैं तेरे से बियर करूंगी, दैट इज स्पेशल डैमेज विच इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट कि ये डैमेज मैं तेरे से ही क्लेम करूंगी, है ना. तो वो होते हैं स्पेशल डैमेज. तो लिखा हुआ है द बायर में रिकवर सच इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेज. उसको स्पेशल डैमेज बोल रहे हैं और इंटरेस्ट भी बोल रहे हैं, उसी वे में इंटरेस्ट भी बोल रहे हैं कि the buyer may recover such interest or special damage as may be recoverable by law. He may also recover the money paid where the consideration of the payment of it has failed. In the absence of a contract to contrary, the court may award interest to the buyer in a suit by him for the refund of price in case of breach on the part of seller of such rate as it think fit on the amount of price from the date on which payment was made. Basically, ये क्या है कि स्पेशल डैमेजेस का ऑर्डर कोर्ट पास करते हैं. इसकी नॉलेज पहले से होनी चाहिए. इस स्पेशल डैमेज को इंटरेस्ट बोल रहे हैं कि जहां पर स्पेशल डैमेजेस की बात हो रही थी तो दैट विल बी रिकवरेबल बाय लॉ. कोर्ट ऑर्डर करेगा उस केस में और बायर को स्पेशल डैमेज क्लेम करने का मौका दिया जाएगा. स्पेशल डैमेज का एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, दैट इज इट. तो राइट्स ऑफ बायर नॉन डिलीवरी के लिए केस कर देगा, प्राइस के लिए प्राइस के रिफंड के लिए केस कर देगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस कर देगा, ब्रीच ऑफ वारंटी में डैमेजेस क्लेम करेगा.
ड्यू डेट से पहले एक रेपुडिएशन कर दिया है सेलर ने तो क्लेम करेगा एंड सूड फॉर स्पेशल डैमेजेस या इंटरेस्ट। तो सो दैट वाज इट। आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ द एक्ट इज ऑक्शन सेल। आज हम करने वाले हैं ऑक्शन सेल। देखो व्हाट इज ऑक्शन सेल? ऑक्शन सेल एक तरीके का सेल है जहां पर सेलर अपने गुड्स की बोली लगवाता है, बिड्स लगवाता है एंड द हाईएस्ट बिडर, जो भी हाईएस्ट बिडर होता है उसको ये गुड्स दे दिए जाते हैं। और ये होता कैसे है? बाय फॉलिंग ऑफ हैमर। बाय फॉलिंग ऑफ हैमर, एक हैमर गिराया जाता है 1 2 3 बोल के और वो प्राइस फाइनल कर दी जाती है। करते हैं बेटा। तो हाईएस्ट बिडर को वो गुड्स दे दिए जाते हैं जिनकी वो बिड लगाता है हाईएस्ट। दैट इज ऑक्शन सेल। तो ऑक्शन सेल के कुछ ना कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं आपके, सारे नहीं दे रखे हैं, केवल 64 सेक्शन पढ़ना है आपको ऑक्शन सेल में। उसमें क्या दे रखा है कि इन केस ऑफ सेल बाय ऑक्शन, एक्चुअली दीज आर रूल्स ऑफ ऑक्शन। आपके जो दे रखा है वो रूल्स ऑफ ऑक्शन है, समझा कुछ नहीं रखा है, फाउंडेशन में समझा दिया था। वेयर द गुड्स आर पुट अप फॉर सेल इन लॉट्स, अगर मान लो लॉट्स रखे हुए हैं ऑक्शन के लिए, लॉट्स हैं गुड्स के, तो हर एक लॉट के लिए बोली लगाई जाएगी। तो बोला है वेयर द गुड्स आर पुट अप फॉर सेल इन लॉट्स, ईच लॉट इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी सब्जेक्ट ऑफ अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। The sale is complete when the auctioneer announces its completion by fall of hammer or in other customary manner, and until such announcement is made, any bidder may retract his bid. आपको पता है रिवोकेशन ऑफ बिड इज पॉसिबल। रिवोकेशन ऑफ बिड बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज बिड इज एन ऑफर मेड बाय द बायर्स, इंटेंडेड बायर। वो ऑफर करते हैं कि मैं 2 लाख में खरीदूंगा, मैं 3 लाख में खरीदूंगा, मैं 4 में खरीदूंगा। दीज आर बिड्स। और बिड्स को आप रिवोक कर सकते हो बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कब होगी? फॉलिंग ऑफ हैमर से। तो हैमर गिरने से पहले आप अपनी बिड को वापस ले सकते हो, नहीं यार मैं वापस ले रहा हूँ, तो दिस इज अलाउड। तो क्या बोला गया है? अ बायर, द सेल इज कंप्लीट जब फॉलिंग ऑफ हैमर होता है, और जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, अनाउंसमेंट से पहले पहले आप अपनी बिड को रिवोक कर सकते हो। A right to bid may be reserved expressly by or on behalf of seller, and where such right is expressly so reserved but not otherwise, the seller or any one person on his behalf may subject to the provisions hereinafter contained bid at the auction. बोल रहे हैं कि आप right to bid, you can reserve right to bid. Seller can reserve right to bid. Reservation of right to bid. Seller can. सेलर कैन रिजर्व द राइट टू बिड। बस बता देना, आप बिड स्टार्ट होने से पहले ये एक्सप्रेसली बता देना कि मैंने मेरा राइट टू बिड रखा है। क्यों रखते हैं जनरली? मतलब इसका मतलब क्या होता है कि सेलर भी बिड में बैठेगा, या सेलर का कोई भी एक ऑथराइज्ड बंदा बिड में बैठेगा। अब आप बोलोगे मैम ये क्यों बैठ रहा है? टू रिजर्व, टू सेव द प्राइस ऑफ द गुड्स। कई बार क्या होता है कि गुड्स को कोई खरीदार ही नहीं मिलता है ना, और सेलर को एक पर्टिकुलर प्राइस से नीचे बेचना नहीं है, कॉस्ट से नीचे कैसे बेचेगा? तो सेलर क्या करता है, खुद का एक राइट टू बिड रिजर्व करके रखता है, जिसमें वो बैठ सकता है या फिर उसका कोई भी एक बंदा बैठ सकता है। दैट इज रिजर्वेशन ऑफ राइट टू बिड। Where the sale is not notified to be subject to a right to bid on behalf of seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any person to bid at such sale. अगर आपने एक्सप्रेसली बताया नहीं लोगों को कि आपने राइट टू बिड रिजर्व कर रखा और फिर भी आप बैठ गए हो, तो फिर वो वॉइड ही कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, द सेल मे बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू रिजर्व और सेटअप प्राइस। आप रिजर्व प्राइस भी रख सकते हो।
व्हाट इज रिजर्व प्राइस, की इस गुड्स की बोली लगाई जाएगी इस प्राइस से ऊपर ही। एक प्राइस, एक अपसेट प्राइस या रिजर्व प्राइस बोलते हैं इसको, कि आप अपना प्राइस रिजर्व कर सकते हो कि इस गुड्स की बोली इससे ऊपर ही लगाई जाएगी, दैट इज रिजर्व प्राइस। द सेलर मेक्स द यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, द सेल इज वॉइडेबल। एक होता है प्रिटेंडेड बिडिंग। व्हाट इज प्रिटेंडेड बिडिंग? सेलर ने अपने 4 बंदे बिठा दिए बिडिंग में, और ये लोग क्या कर रहे हैं, एक जना बोलता है 5 लाख, एक बोलता है फटाफट से 6 लाख, एक बोलता है 7 लाख, एक बोलता है 8 लाख। और जो एक इनोसेंट बायर है उसको तो ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो वो तो तुम बढ़ाए जाओगे तो बढ़ी हुई पे खरीदेगा। तो अगर इस तरीके की बाइंग हुई है और बायर को पता लग जाता है कि ये सब सेलर के आदमी है, तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। ये बायर को अगर पता लगता है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ हिम। क्या, किस बात में? प्रिटेंडेड बिडिंग। व्हाट इज प्रिटेंडेड बिडिंग? कि जहां पर एक या एक से ज्यादा लोग सेलर ने बिठा रखे हैं खुद के, एंड दे आर बिडिंग विद ईच अदर टू रेज द प्राइस, उस प्राइस को बढ़ाने के लिए, तो फिर ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। Section 64 does not deal with the question of passing of property of auction sale, but merely deals with the completion of contract of sale, which takes place at the fall of hammer or at the announcement of the close of sale in other customary manner by the auctioneer. In other words, all that happens at the fall of hammer or at the announcement of closure of sale in other customary manner in the contract of sale comes to an existence, and the parties get into relationship of promisor and promisee in the executory contract. ये बोल रहे हैं ऑक्शन सेल में पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज अ मैटर ऑफ फॉल ऑफ हैमर। जैसे ही हैमर गिरा वैसे ही यू विल बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सब काम फॉल ऑफ हैमर या कोई सा भी किसी भी अदर कस्टमरी मैनर, किसी और तरीके से, अगर फॉल ऑफ हैमर नहीं है, आप मान लीजिए पगड़ी पहनाते हैं उस प्रिटेंडेड बायर, उस बायर को जिसने हाईएस्ट बिडर लगाई, हाईएस्ट बिडर को, तो कस्टमरी मैनर दैट मीन्स उस कस्टम के अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हो, वो फॉलिंग ऑफ हैमर भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है। तो ऑक्शन सेल वही माना जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्शन सेल। एक बार रीड कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, so we have to discuss the last topic, effect of tax. That is section 64A. देखिएगा क्या है, in the event of any tax being imposed, or the tax has been increased or it has been decreased, तीन ही बातें हो सकती है, या तो लगा है या इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। In the event of any tax being imposed, increased or decreased or remitted, या remit हुआ, छूट गया, लगना बंद हो गया, 4 बातें। In respect of any goods after making any contract of sale or purchase of such goods, मतलब परचेज और सेल का कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद
कोई टैक्स लगा है या बढ़ा है या कम हुआ है या रेमिट हुआ है, without stipulation as to the payment of tax where the tax was not chargeable at the time of making contract or for the sale or purchase of goods, tax paid where the tax was chargeable at that time. मतलब कोई कंडीशन नहीं थी इन बातों की कि टैक्स लगेगा या बढ़ेगा या कम होगा या रेमिट हो जाएगा। एट द टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे थे तब ऐसी बातें नहीं थी, बट लग गया बाद में, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कोई टैक्स लग गया या बढ़ गया या कम हो गया या रेमिट हो गया, तो उस केस में if such imposition or increase so takes effect that the tax or increased tax or any such part of tax the seller may add so much money, तो फिर उस केस में आपको डेफिनेटली देना ही पड़ेगा द इम्पोज्ड टैक्स और द इंक्रीज्ड टैक्स। इंक्रीज्ड टैक्स और इम्पोज टैक्स को आपको देना ही पड़ेगा। और मान लीजिए उस टैक्स में फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद टैक्स की रेट में डिक्रीज आ जाए या फिर रेमिशन ही हो जाए, तो फिर सेलर को वो डिक्रीज भी करना पड़ेगा और रेमिट भी करना पड़ेगा। अगर कोई स्पेसिफिक स्टिपुलेशन नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद टैक्स लगता है या बढ़ता है या कम होता है या छूट ही जाता है, तो उस केस में अगर बढ़ता है और लगता है तो बढ़ा दिया जाएगा और लगा दिया जाएगा, अगर कम होता है या छूट जाता है तो फिर उसको हटाते हैं, एज द केस में। ठीक है ना, यहां हमारा कंप्लीट होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरा। डाउट पूछिए, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए फटाफट से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल से हम नेगोशिएबल चालू करेंगे बच्चों। प्रॉब्लम पूछो। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, बेटा डैमेजेस क्लेम करने की बात आ रही है, केस कब कब कर सकता है, तो अगर वारंटी का ब्रीच है तो केस करो ना आप डैमेजेस के लिए। बायर डैमेजेस के लिए क्लेम करेगा ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में, वही तो होता है, एक ही तो राइट मिलता है, तो उसके लिए यहाँ मिल गया ना। राइट्स की तो बात हो रही है कि बायर को क्या क्या अधिकार है, तो वारंटी के ब्रीच पे राइट ऑफ डैमेजेस मिलता है। ठीक है ना, तो कल से हम चालू करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। एंड प्लीज कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक बेस बनेगा, फिर तो हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, बट प्लीज अटेंड टुमारोज क्लास। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कल मिलते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।